खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश की राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन लगातार छठे दिन खतरनाक लेवल पर है। लोग बुरी तरह से हैरान परेशान हैं। वहीं WHO की रिपोर्ट ने लोगों की परेशानी में दोहरा इजाफा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में दुनिया भर में एयर पोल्यूशन की वजह से 15 साल से कम उम्र के तकरीबन 6 लाख बच्चों की मौत हुई है, जिसमें से करीब 1,10,000 बच्चों की मौत अकेले हमारे देश भारत में हुई है। यही नहीं, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 भारत में। दिल्ली को दिन ब दिन अपनी जद में लेते जा रहे स्मॉग के पीछे सबसे बड़ी वजह पंजाब और हरियाणा में किसानों के पराली जलाने को बताया जा रहा है। सरकार तो यही कह रही। आम आदमी पार्टी की सरकार का कहना है कि पंजाब की कांग्रेस और हरियाणा की बीजेपी सरकारें इस बड़ी समस्या को लेकर सीरियस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एहतियातन 1 से 10 नवंबर तक निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। 113 फैक्ट्रियां बंद करने और 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों की जब्ती के आदेश दे दिए। कहा यह भी गया है कि इस बार दिवाली में एनसीआर में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाए जाएं। लेकिन राजनेता जिस तरह एक दूसरे पर इसकी जिम्मेदारी डाल रहे हैं, उसके बाद बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली की हवा खराब तो आखिर किससे मांगा जाए हिसाब। आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। दिल्ली पर एक मर्तबा फिर जहरीली हवाओं और धुंध की गिरफ्त मजबूत होती जा रही है। राजधानी दिल्ली में हवा मुसलसल आलूदा हो रही है। मंगल के रोज भी हवा की क्वालिटी खराब रिकॉर्ड की गई, जिसके मद्देनजर कई तरह के एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। ताज़ा आदादोशुमार डराने वाले हैं। मंगल के रोज दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI PM 2.5 288 और PM 10 280 पहुंच गए। ये दोनों ही आदादोशुमार खतरनाक जुमरे में आते हैं। शुमाली दिल्ली में जहांगीरपुरी, मगरिबी दिल्ली में मुंडका, जुनूबी दिल्ली में द्वारका और मशरिकी दिल्ली आनंद विहार में हवा की क्वालिटी काफी खराब रिकॉर्ड की गई। CPCB ने चेतावनी दी है कि फिलहाल हालात में बदलाव नहीं आएंगे और दिवाली तक सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। अरबाब इख्तिदार की जानिब से हालात पर तशवीश जाहिर किया जा रहा है। आसमान जो है पूरा धुंधला धुंधला है। हम घूमने के लिए निकले हैं, आसमान नीला दिखता ही नहीं है। पोल्यूशन ज्यादा होके आग जल रही है। नशल में तो ऐसा नहीं है, नशल में बहुत सुंदर सा है, एकदम साफ सुथरा है। यहाँ में तो इतना धूल है, आग जलता है। दिल्ली की सरकार को केवल पंजाब और हरियाणा को ब्लेम कर करके वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती। हमारी भारत सरकार तो प्रोएक्टिवली जो उसका काम नहीं है वो कर रही है। हमारी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 41 टीमें फील्ड में भेज रही हैं, जो अभी हम उनको 50 टीमों के अंदर परिवर्तित कर दिया है। दिल्ली में हवा के मेयार में मुसलसल आ रही गिरावट के मद्देनजर 1 से 10 नवंबर तक तामीराती कामों पर रोक लगा दी गई है। 113 फैक्ट्रियों को बंद करने की हिदायत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज कौमी राजधानी दिल्ली हलके में पेट्रोल की 15 साल पुरानी और डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियों के चलने पर पाबंदी लगा दी। वहीं बढ़ती आलूदगी को लेकर मरकजी हुकूमत और दिल्ली की आप हुकूमत एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रही है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में गंभीर माहौलियाती आलूदगी के लिए मरकज और हरियाणा व पंजाब की हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराते हुए इल्जाम लगाया कि आप हुकूमत की तमाम कोशिशों के बावजूद वो कुछ भी करने को तैयार नहीं। हर साल इन दिनों में पराली जलाने की वजह से ये पॉल्यूशन होता है और पराली जलाने हम केंद्र सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं कि इसमें इंटरवीन करे और किसान भाइयों को सब्सिडी दे ताकि पराली ना जले, तो उससे काफी हद तक पूरे रीजन को राहत मिलेगी। मन की बात में पराली को जलाने की समस्या को प्रधानमंत्री जी ने उसके निदान का आह्वान किया। अगर अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली यहाँ के प्रदूषण के लिए कारण बन रही है, तो जितना प्रदूषण को लड़ने का बजट है उसका एक छोटा सा हिस्सा भी उस पर खर्च करें तो सभी किसानों की पराली जलने की बजाय उसका सदुपयोग हो जाए खरीद करके। वो भी नहीं हो रहा है।
WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में भारत में 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 1 लाख बच्चों की जहरीली हवा से मुतासिर होकर मौत हो गई। दिल्ली की आलूदगी मामले में गलती किसकी है? कौन झूठ बोल रहा है? केजरीवाल ने कितना वादा वफा किया और दिल्ली को आलूदगी से पाक करने के लिए क्या क्या इक़दाम किए गए? ये सभी सवालात सरापा सवाल ही बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो दिल्ली की हवा खराब, आखिर किससे मांगे हिसाब? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे साथ नवीन कुमार जिंदल साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। अमन पवार साहब, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे, बस चंद पलों में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, वो हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की सरकार का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ गोपाल कृष्ण साहब मौजूद हैं, जो कि पर्यावरणविद हैं, टॉक्सिक वॉच एक संस्था है उसके प्रमुख हैं, चीफ हैं। और मनजीत सिंह साहब, भारतीय किसान यूनियन के लीडर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे अमृतसर पंजाब से, क्योंकि बात बार बार यह हो रही है कि पंजाब में और हरियाणा में जिस तरह से किसान पराली जला रहे हैं, उसकी वजह से दिल्ली में स्मॉग बढ़ता जा रहा है और दम घोंटू माहौल बन गया है दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए। सबसे पहले गोपाल कृष्ण जी, आज शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि नवीन अभी बस चंद पलों में स्क्रीन पर नजर आएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तब आम आदमी पार्टी से भी सवाल होंगे। लेकिन आपको सबसे बड़ा रीजन क्या नजर आता है? और अगर हम सरकारों की बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने की कोशिश हो रही है। हरियाणा और पंजाब की सरकारें कह रही हैं कि भाई केजरीवाल सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही है और दोष हमारे ऊपर मढ़ने की कोशिश कर रही है। यहां पर दिल्ली की सरकार कहती है कि पराली जिस तरह से जलाया जा रहा है हरियाणा में, पंजाब में, उसका ही असर है, वहां की सरकार कुछ नहीं कर रही। असल में दिक्कत है कहां पर, जिसकी वजह से आज ये जहरीला माहौल बना हुआ है पूरे दिल्ली एनसीआर में? असल में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें चकित होने का स्वांग कर रही हैं। संस्थाओं की ये जिम्मेदारी है कि साल दर साल जब उन्हें मालूम है कि एयर पोल्यूशन लोड बढ़ता है जी, तो उसके लिए रोकथाम के लिए उनके पास पावर है। एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट के तहत भी पावर है। और अभी जब एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का सिचुएशन है, इस सिचुएशन में नेशनल कैपिटल रीजन को पोल्यूशन कंट्रोल एरिया डिक्लेयर करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। तो कोई रीजन नहीं है कि उस पावर को इन्वोक करके नेशनल कैपिटल रीजन को पोल्यूशन कंट्रोल एरिया न डिक्लेयर किया जाए। जब आप पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को एक्नॉलेज करते हैं और नी-जर्क रिएक्शंस करते हैं, बैंड एड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, हाँ, तब वो लगता नहीं है कि आप संवेदनशील हैं, सरकारी संस्थाएं संवेदनशील है। जब पता है कि पोल्यूशन लोड का असर ये है कि दिल्ली क्षेत्र के 50% जो बच्चे हैं, हाँ, उनका लंग फंक्शन कैपेसिटी डैमेज हो गया है, फेफड़े काले हो रहे हैं अंदर से। तो ऐसी स्थिति में भी सरकार यदि बिल्कुल बैंड एड रिस्पॉन्स दे तो वो मुझे नहीं लगता है कि एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और जरूरत है कि सरकार नी-जर्क रिएक्शंस न दे। कुलदीप कुमार साहब, सबसे बड़ा सवाल देखिए दिल्ली सरकार से ही पूछा जाएगा। जनता ने चुन के आपको सत्ता में बैठाला है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिल्ली की आबोहवा में जहरीली आबोहवा होती जा रही है दिल्ली की, इसमें जहर घुलता जा रहा है लगातार। आप आस पड़ोस के राज्यों की सरकारों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल आपके सामने, आपके लिए, आपने क्या किया? देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो आपने बताया कि हमारा यहाँ किसी को जिम्मेदार ठहराने का हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद तो दिल्ली की जनता को साफ हवा देना है। हमारा मकसद दिल्ली की जनता को स्वस्थ वातावरण देने का है। लेकिन जब हम दिल्ली की सरकार इसके अंदर अपने पूरे एफर्ट्स कर रही है, दिल्ली की सरकार ने, आप देखिए, पूरे साल के अंदर जो था पॉल्यूशन का लेवल
पूरे साल में पॉल्यूशन का लेवल नहीं बढ़ा। जब सितंबर अक्टूबर का महीना आता है, आप देखिए जब पराली, जब हम ये बात क्यों कहते हैं, इसका हमारे पास रीजन है। आप लगातार सैटेलाइट की तस्वीरें देख रहे हैं कि लगातार पंजाब और हरियाणा के अंदर लगातार पराली जलाई जा रही है, जिसके कारण दिल्ली सेंट्रल पॉइंट होने के कारण सारा धुआं सेंट्रल पॉइंट होने के कारण दिल्ली के अंदर आगे जम जाता है और दिल्ली के आसपास की आबोहवा को खराब करने का काम करता है। तो हमने खाली इतना ही कहना चाहते हैं कि आप लोग, केंद्र सरकार को इसके अंदर बीच में आना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री इसके लिए पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री ने टाइम नहीं दिया था। हम लोग लगातार इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को साफ हवा मिले और हम उसके लिए तरह तरह के एफर्ट्स कर रहे हैं, चाहे हमें पॉल्यूशन मार्शल लगाने पड़े। अच्छा, हरियाणा के मुख्यमंत्री से, हरियाणा के एनवायरमेंट मिनिस्टर से आप लोगों की मुलाकात जब हुई थी, जब यहां से इमरान हुसैन साहब भी गए थे, अरविंद केजरीवाल भी गए थे, क्या हुआ था उस मुलाकात में? बात बनी थी कि नहीं बनी थी? इस साल फिर वही हालात कैसे हो गए? सर, उन्होंने हमें ये वादा दिया था कि हम इसका देखिए, उन्होंने कहा था कि हम इसका जल्द सॉल्यूशन निकाल देंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी वहां पराली जलाने के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, जो किसान वहां पर पराली जला रहा है उसका कोई उसमें दोष नहीं है। उनके पास अगर उनको सब्सिडी टाइम से मिले, उनको बेटर सॉल्यूशन मिले, उसकी फसल जो उसकी वो निकल रही है पराली, लेकिन उसका सॉल्यूशन देने में ये लोग हेलो हाँ बोलिए। हाँ, जो उसका सॉल्यूशन, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा ना, क्योंकि हरियाणा के जो पर्यावरण मंत्री हैं उनका एक बयान आया है। वो कह रहे हैं पिछले साल जब अरविंद केजरीवाल और इमरान हुसैन आए थे तो यहां पर हमने उनको दिखाया कि हमने देखिए कितने काम किए हैं, कि अगली बार से ऐसी नौबत ना आए। तब आप लोग तारीफ करके आए थे सर, वो ये कह रहे हैं। तो सर क्यों नहीं, लेकिन वो नौबत तो आज भी आ रही है ना, वो नौबत आज भी आ रही है। जो नौबत पहले थी, स्थिति वहीं की वहीं खड़ी हुई है। आप देखिए आज भी, अब मैंने कहा ना आपसे कि ये सितंबर अक्टूबर के महीने में आते क्या हो जाता है, जब हम लोग कंट्रोल करके पोल्यूशन को चल रहे हैं पूरे फरवरी के हिसाब से, लास्ट तक आप जो इसका AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसको आप देखेंगे उठा के तो आपको दिखेगा कि पोल्यूशन का स्तर जब आप सितंबर अक्टूबर आ रहा है लास्ट में, तो बढ़ना अक्टूबर में स्टार्ट हो गया है, क्योंकि पराली जलाने के ज्यादा हो गए। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, दिल्ली NCR के आसपास ईंटों के 1000 से ज्यादा भट्टे दिल्ली NCR के आसपास NCR के अंदर हैं, लेकिन उन भट्टों पे रोक लगाने का काम कोई भी सरकारें वहां की नहीं कर रही हैं। दूसरी बात मैंने आपको बता दूं कि हमने, चाहे मार्शल बढ़ाने की बात हो दिल्ली के अंदर, चाहे दिल्ली के अंदर पेड़ पौधे लगाने की बात हो, हमने 28 लाख का टारगेट रखा है, 25 लाख तक हम पहुंच चुके हैं और उसको भी हम जल्द अचीव कर लेंगे। और 5 लाख का भी कैंपेन हमने ग्रीन दिल्ली का शुरू किया था पौधों का, और हम लगातार दिल्ली के पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हम सिर्फ पौधों से नहीं होगा ना, सिर्फ पौधों से नहीं होगा। वो अच्छी बात है कि पौधे लगाइए, लाखों की तादाद में लगाइए, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उससे नहीं होगा, और बहुत कुछ करना होगा जो कि नहीं किया जा रहा है, जिसका नतीजा हम सब भुगत रहे हैं। इस बात को समझिए। नवीन जिंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नवीन, ये बताइए कि आपके पार्टी अध्यक्ष जो दिल्ली के हैं, वो चले जाते हैं, चौराहों पर खड़े हो जाते हैं, मास्क बांटने लगते हैं, क्या इससे सुधर जाएगा मामला? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई केंद्र में तो बीजेपी है, बगल के राज्य हरियाणा, वहां पर बीजेपी है, पंजाब में कांग्रेस है। इन सारी सरकारों के कामों को देखें तो ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं है पोल्यूशन को लेकर। हम बार बार कहते रहते हैं, हम बार बार ये मुद्दा उठाते रहते हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ सियासत करते हैं। समीर भाई, आज तो एक तो सबसे पहले मैं पहली बार आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जो बहस है, एक तो विषय तो बड़ा महत्वपूर्ण है ही, लेकिन बड़ी संजीदा है, कोई बीच में शोर मचाने वाला नहीं है, और इत्मीनान से सब व्यूअर्स के बाद बात पहुंच जाए। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। कुछ पॉलिटिकल पार्टी लगातार उनका ठेका है कि झूठ बोलने का ठेका, जैसा कि बोल रहे थे, लगातार झूठ बोले जा रहे थे कि दिल्ली में पॉल्यूशन केवल 15 दिन है। दिल्ली में 365 दिन पॉल्यूशन की समस्या है, 365 डेज। 12 दिन पराली के छोड़ दीजिए, 2 दिन दिवाली के छोड़ दीजिए, इसके अलावा क्या है? दिल्ली की समस्या पॉल्यूशन की क्यों है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोलैप्स है। 5500 बसें थी DTC की, उसमें से 3200 बसें रह गई। DTC की बसें कम हो गई जहां 11000 होनी चाहिए थी, नहीं बढ़ाई। जिम्मेदारी डाल दीजिए किसी और के ऊपर, हम तो क्योंकि केंद्र में है ना जी, खूब गेंद फेंके हमारे ऊपर। 4500 करोड़ रुपया एनवायरमेंट सेस लगा के दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता से वसूला, और उसको कहां खर्च किया? कहीं खर्च नहीं किया। दिल्ली की जनता को पॉल्यूशन दिया जो बच्चों के फेफड़ों में जा रहा है। मुझे यह बताइए, दिल्ली की इंडस्ट्री जो DSIDC के अंडर में आती है, जहां जो जहर की तरह पॉल्यूशन निकाला जाता है, उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई अभी तक?
चौथी महत्वपूर्ण बात यह है जो मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने मैकेनिज्म स्वैपिंग की बात की थी कि दिल्ली के अंदर डस्ट को निकालेंगे, गाड़ियां लाएंगे, वो रात को चलेंगी, कहीं डस्ट नहीं उड़ेगी, उठ जाएगी। कहां चल रही है? कोई नजर नहीं आती। इन्होंने स्मोक गन बनाने की बात की थी, करोड़ों रुपए खर्च किए थे कि जहां जहां पॉल्यूशन है पेड़ों के ऊपर पानी डालेंगे। वो मशीन पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली के दिखाई थी, एक बार फोटो खिंचवाई थी अपने सचिवालय के सामने खड़े होकर के, लेकिन उसके बाद मुझे बताइए कहां चल रही है? आज भी वही की वही समस्या है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने कहा कि दिल्ली के अंदर पराली, भाई पराली दिल्ली के अंदर भी किसान है, हरियाणा के अंदर पराली पहले से कम है, ये रिकॉर्ड कहता है, सब कहता है। उसने जलानी बंद करी, किसानों के लिए बहुत सारे काम किए, पिछली बार से सरकार काम कर रही है। लेकिन दिल्ली के जो किसानों की पराली के लिए दिल्ली सरकार ने क्या काम किया? आप लगातार पंजाब हरियाणा किसी को पर ब्लेम डालते रहिए। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा, उसके बाद जो मर्जी जो बोले। समीर भाई, दिल्ली के अंदर पहली बार इतिहास में है कि यूपी और हरियाणा से पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा हैं, क्योंकि यूपी दिल्ली की सरकार ने अपना वेट कम नहीं किया, बीजेपी शासित राज्यों ने पिछले समय 2.5 रुपए कम किया था। दिल्ली और यूपी और हरियाणा बाकी राज्यों, मैं वही बता रहा हूं, यूपी और हरियाणा में यूरो 4 मानक का डीजल पेट्रोल यूज किया जाता है और दिल्ली में यूरो 6 मानक का जो है पेट्रोल डीजल यूज किया जाता है। उसके कारण दिल्ली, सुनो भैया, आप तो बड़ी शालीनता से बात कर रहे थे, क्यों बीच में बोल रहे हैं? जो भी बोल रहे हैं आप सभ्य होंगे जैसे भी व्यक्ति बोल रहा है। दिल्ली के अंदर जब यूरो 6 का मानक का पेट्रोल डीजल होगा उसमें पॉल्यूशन कम है। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन जो व्हीकल जो आज के समय में पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से यूपी हरियाणा में बढ़ा रहे हैं और दिल्ली में चल रहे हैं, उसके पॉल्यूशन से भी दिल्ली की समस्या बढ़ी हुई है। बाकी बात बाद में नेक्स्ट जब हम मुझे मौका देंगे तब बताऊंगा। ठीक है। मनजीत सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमन पवार, मनजीत सिंह को सुन लिया जाए। किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसानों पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं कि भाई वो हरियाणा और पंजाब में पराली जला रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर हमारे फेफड़े काले हो रहे हैं। तो पहले उनको सुन लिया जाए, फिर आप अपना जवाब दीजिएगा। मनजीत सिंह साहब, ये बताइए कि ये रुक क्यों नहीं पा रहा है? और रुका नहीं है ये हमें पता है, क्योंकि आपको याद होगा, आपने पता नहीं देखा, नासा ने कुछ दिनों पहले एक इमेज जारी की थी और उसमें साफ नजर आ रहे थे रेड स्पॉट्स, और वो रेड स्पॉट्स इस बात के थे कि किस तरह से पंजाब और हरियाणा के खेतों में अभी भी पराली जलाई जा रही है। और अब देखिए उसका नतीजा यहां पर है, वहां से धुआं यहां तक आ चुका है और स्मॉग बढ़ता चला जा रहा है दिल्ली की आबो हवा में। दिल्ली की सरकार कह रही है कि पंजाब और हरियाणा में जिस तरह से पराली जलाई जा रही है, किसान रुक नहीं रहे, और उसका नतीजा यह है। ये रुक क्यों नहीं रहा आपके हिसाब से? क्या दिक्कत है आप लोगों की? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਇਆ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਰਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ 92% ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 8% ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। 92% ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 92% ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਕੁਆਂਟਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੋਨਸ ਜਾਂ 6000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਲਟਾ ਐਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਬਸਿਡੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SMS ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਖਾਤਰ, ਪਰਾਲੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ तंत्र ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ प्रदूषण रोकना चाहते हैं, ये नहीं रोका जा सकता। ठीक है मनजीत सिंह साहब, यानी आपकी अपनी मजबूरियां हैं। अमन पवार साहब, ये किसानों से बात करके उनकी मजबूरियों को समझकर अगर कोई सब्सिडी देना है तो देकर इसे रोका क्यों नहीं जा रहा?
क्या आप सिर्फ इस बात को कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकते हैं क्या कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर रही, वो इंतजाम नहीं कर रहे, हमारा तो कोई दोष नहीं है? बैठे हुए हैं आपके सामने पंजाब के किसान, वो अपनी समस्या बता रहे हैं, दीजिए सब्सिडी, हल कीजिए उनकी समस्या ताकि वहां पराली जलाने की नौबत ना आए। बिल्कुल 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 समीर जी, अब मैं आपसे जरा तथ्यों पे बात करूं इस मुद्दे पर, और तथ्य ये है कि दिल्ली सरकार की खुद की अडॉप्टेड एक रिपोर्ट है जो आईआईटी कानपुर ने दिल्ली के पोल्यूशन पर कंडक्ट करी थी, एक बहुत एक्सटेंसिव, बहुत डिटेल्ड एक रिसर्च कंडक्ट करी थी, और 2016 में दिल्ली सरकार ने इस रिपोर्ट को माना। ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट ये कहती है कि 58% जो दिल्ली का प्रदूषण है वो दिल्ली में ही पैदा होता है। किस चीज से पैदा होता है? यहाँ पे जो गाड़ियां हैं उनसे पैदा होता है, और जो डस्ट है, जो धूल है दिल्ली में कंस्ट्रक्शन की वजह से, उस वजह से पैदा होता है। वो रिपोर्ट ये भी कहती है कि 12 से 13% जो प्रदूषण है वो पराली से पैदा होता है, और इसी का नतीजा ये है कि पानीपत में, चंडीगढ़ में, इन शहरों में जहां पे पराली वहीं पर जल रही है, वहां पे दिल्ली जैसा बुरा हाल नहीं होता। और ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दिल्ली की जो पॉपुलेशन है आज, जो दिल्ली की जनसंख्या है वो लगभग 2.5 करोड़ से ऊपर है, और आज की डेट में अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें कि दिल्ली में दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या हाल करके छोड़ दिया है, वो हमको ये जवाब दे देता है कि क्यों आज ऐसी स्थिति दिल्ली में उत्पन्न हुई है। हम जब सरकार छोड़कर गए थे, शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी, तो अमन फिर एक सवाल सबसे बड़ा ये उठता है ना कि फिर हर साल इसी वक्त ये इतनी बड़ी दिक्कत कैसे होती है? आराम से सुना, मेरे को बात कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। नहीं, आप जो कह रहे हैं ना, वही बता रहा हूं मैं, वही बता रहा हूं। हर साल इसी वक्त दिक्कत क्यों होती है? 2.5% से, अरे समीर जी मेरे को बात कंप्लीट करने दीजिए। अगर आप बात नहीं मैंने आप सबकी बात सुनी है, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। आप जब दिल्ली की जनसंख्या के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और आप उनको मजबूरन प्राइवेट गाड़ियों में चलने के लिए मजबूर कर देंगे, क्योंकि आपने बसों की संख्या कम कर दी। दिल्ली मेट्रो का किराया आपने पिछले साल मई में बढ़ाया और अक्टूबर में बढ़ाया, दोनों ने मिलकर बढ़ाया, केंद्र सरकार ने मिलकर के बढ़ाया। अरविंद केजरीवाल ने अपने मुख्य सचिव, जो मोदी जी से मांगकर उन्होंने मुख्य सचिव के शर्मा को लगाया था, उन्होंने जाके अप्रूवल दिया कि मेट्रो का किराया 2 बार बढ़ना चाहिए। तो जो गरीब लोग थे वो मेट्रो और बसों में चलने की बजाय अब या तो 2 पहिया वाहन पे चल रहे हैं या अपनी प्राइवेट गाड़ियों से चल रहे हैं। इसका डायरेक्ट नतीजा यह है कि दिल्ली की सड़कों पे प्राइवेट गाड़ियों की संख्या कई गुना बढ़ गई है, और उनसे डायरेक्ट जो पोल्यूशन है, जैसा आईआईटी अक्टूबर नवंबर में ही होती है ये प्रॉब्लम। पोल्यूशन का, प्रदूषण का कारण दिल्ली में निजी गाड़ियां हैं, और हम जब तक अपने गिरेबान में, अरे मैंने जो आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब तो दे दीजिए ना। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने जो सारी समस्याएं गिना रहे हैं, लगाते रहे, ये तो दिल्ली की समस्या है ही, सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन हर साल अक्टूबर नवंबर में ही क्यों प्रॉब्लम हो रही है? समीर भाई एक मुझे रिप्लाई देना, 10 सेकंड दीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं आपको ये भी बात बता देता हूं, अक्टूबर नवंबर में 15 दिन के लिए पराली जलती है, 15 से 20 दिन के लिए पराली जलती है, और उसको भी नियंत्रण में लाना चाहिए, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। पर हमारी पोल्यूशन की जो दिक्कत होती है वो जनवरी फरवरी तक हमारे साथ रहती है, अक्टूबर से शुरू होकर फरवरी तक रहती है। पराली जलने का जो समय है वो 15 से 20 दिन का है, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन हमारी जो ये दिक्कत है ये किस लिए होती है? क्योंकि जब ठंड का एटमॉस्फेयर बनता है, जब ठंड का समय आता है, तो जो पोल्यूशन है वो हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाता जैसे गर्मियों में जा पाता है। तो इसको सबसे पहले कंट्रोल करने के लिए हमको पोल्यूशन जो हमारी गाड़ियों से जवाब दीजिएगा, वो दिल्ली सरकार को कंट्रोल कांग्रेस और आम आदमी एक दूसरे की बी टीम है, और लगातार ये क्या कर रहे हैं कि हर गेंद उठा करके बीजेपी की तरफ फेंकते हैं। दिल्ली में अगर बसें कम है, बसें लेगी क्या केंद्र सरकार? लेगी क्या? मेट्रो का किराया बढ़ा तो उसमें दिल्ली की सरकार नोडल एजेंसी है, नोडल है, इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के मंत्री और मुख्यमंत्री उसके अंदर मेंबर है, वो उसमें शामिल है। अगर किराया बढ़ने के बाद भी ये 4th फेज का अप्रूवल क्यों नहीं दे रहे हैं? 5th फेज पे चले जाते हैं। जब तक हम दिल्ली की ट्रांसपोर्टेशन को सुधारने के लिए क्या किया वो तो नहीं कहेंगे। अगर आपने दिल्ली में यूरो 6 का पेट्रोल डीजल बिकता है तो पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दीजिए, और कम हो जाएगा। ये बात कह चुके हैं आप। कुलदीप जवाब दीजिए। मतलब आप कुलदीप, आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी से तो पल्ला झाड़ रही है, दूसरों के सिर मरने की कोशिश हो रही है। अरे जो आप कर सकते हैं वो तो कीजिए, उसके बाद फिर सवाल उठाइए, फिर जनता आपके साथ होगी, लेकिन पहले अपनी जिम्मेदारी तो निभाइए। मैं बिल्कुल बता दूंगा आपको
मैं बिल्कुल बता दूं आपको कि अभी जो दिल्ली के मेट्रो किराए की बात आ रही है, मैं इस बात को मानता हूं कि आज दिल्ली के अंदर जो दिल्ली में सफर करने वाला यात्री था उसकी संख्या कम हुई है, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने लगातार इस बात को केंद्र सरकार के सामने रखा कि दिल्ली के अंदर अगर मेट्रो किराया बढ़ाया जाएगा, अगर दिल्ली के अंदर मेट्रो किराया लगातार बढ़ेगा तो उससे यात्रियों की संख्या कम होगी और लोग अपने ट्रांसपोर्ट को अपनाएंगे। लेकिन दिल्ली की जनता ने जो 7 सांसद भाजपा के जिता के भेजे थे, उन्होंने उस किराए को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्र सरकार की गोद में जाकर 7 सांसद बैठे और दिल्ली की जनता जो मेट्रो में सफर करती थी उसको अपनी पर्सनल गाड़ी से आज निकाल कर जाना पड़ रहा है। तो नवीन जी इस बात का जवाब दें कि जब आपने मेट्रो को किराया दिल्ली के अंदर 2 बार बढ़ाया, लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री और बाकी लोग क्या कर रहे थे जिन्होंने हम लोग सड़कों पे थे और आपके साथ, मेरी बात सुनिए, हम लोग जितनी आप नहीं थे सड़कों बार आपकी, अरे नवीन जी सुनिए, आप सड़कों पे जितनी बार आप लोगों ने मीटिंग बुलाई उसके अंदर हम लोगों ने लगातार उसका विरोध किया। हम लोग सड़कों पे थे और कांग्रेस एक बार भी नहीं किया हुई थी। और आप झूठ तो मत बोलिए। अगर आज समीर भाई इस पर डिबेट होती तो मैं निश्चित तौर पे वो समर्थन कर रही है। फिर वो बीच में बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन आज जो है ना, आज आपकी डिबेट किराए पे नहीं है, तथ्यों को रख के नवीन जी, अरे सुनिए, रखे आप दिल्ली की जनता जान रही है। नवीन जी आप कह रहे ना किराया इतना बढ़ा दिया आपने मेट्रो का कि लोग प्राइवेट गाड़ियों में चलने के लिए मजबूर है। प्राइवेट गाड़ियां ज्यादा निकल रही है तो प्रदूषण ज्यादा हो रहा है। बताएगी ना करने वाली तो समझिए, तो सुनिए तो पूरी बात उनकी, तब तो समझ में आएगा। आप लोग लड़ते इतना है ना, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, एक केंद्र की सत्ता में एक दिल्ली की सत्ता में, लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा है कि बेड़ा गर्क हो रहा है जनता का, परेशान हो रही है जनता। असल बात तो ये है, आप लोग साथ बैठकर कभी मसले का हल निकालने की कोशिश ही नहीं करते। राहत मिलेगी ये तो अपने अफसरों के साथ ब्रेक ले रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। तो दिल्ली की हवा खराब, आखिर किससे मांगे हिसाब, क्योंकि नेता तो एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। जनता किससे सवाल पूछे, किससे मांगे हिसाब, यह हमारा सवाल। और बड़ी बात यह है कि जो WHO की रिपोर्ट आई है उसके जो आंकड़े हैं वो वाकई डराने वाले हैं। 2016 में तकरीबन 1,10,000 बच्चों की मौत हुई है इस जहरीली आबो हवा की वजह से, जिसमें आप और हम इस वक्त जीने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत की बात करें, जिनकी मौत की वजह PM 2.5 को माना गया है, जो कि आज हमारी आबो हवा में लगातार बढ़ता जा रहा है, उसमें हम दुनिया में नंबर 1 हो गए। सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं 5 साल से कम बच्चों की हमारे देश में, भारत में। उसके बाद भी कड़वी हकीकत यह है कि हमारी सरकारें इस मामले में सीरियस नहीं हैं। गोपाल कृष्ण जी हमारे साथ मौजूद हैं, टॉक्सिक वॉच के चीफ हैं, वो आपको बताएंगे कि हालत कितनी भयावह है। गोपाल जी, वो सीरियसनेस जो ऐसे हालात में इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है, अगर हम देखें एयर पोल्यूशन के हिसाब से, क्या वो नजर आ रही है आपको? बिल्कुल, जो रिस्पांस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से आ रही है वो बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक रिस्पांस है। पब्लिक हेल्थ के प्रति कोई सेंसिटिविटी नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स हैं एयर पोल्यूटेंट्स के, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड से कहीं दोयम दर्जे के स्टैंडर्ड है। जो स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, क्या वजह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट नहीं कर रही है? जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट है 1981 का, वो उस दौर का है जब पब्लिक हेल्थ फाइंडिंग्स नहीं आई थी, वो रिवाइज नहीं हुई है। वो बोल रहे हैं कि एक किसी कंसंट्रेशन पर एयर पोल्यूटेंट जो है वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। WHO की फाइंडिंग कहती है कि कोई ऐसा लेवल नहीं है जिस पर जो बर्दाश्त करने लायक हो। जितनी बारीक एयर पोल्यूटेंट्स होंगे वो फेफड़े में उतने गहरे जाते हैं। जो स्टैंडर्ड्स अभी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एयर पोल्यूटेंट्स के लिए, वो स्टैंडर्ड्स नाकाफी हैं। दूसरी बात है कि जब 1997 में व्हाइट पेपर बना था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि वायु प्रदूषण किन कारणों से हो रहा है। वो कारणों में से सबसे प्रमुख था कि जो प्राइवेट व्हीकल टेररिज्म है, कि ये आदमियों की जनसंख्या के बढ़ने के कारण वायु प्रदूषण का लोड बढ़ गया, ऐसा नहीं है। ये वाहनों की जनसंख्या बढ़ने, गाड़ियां जो बढ़ती चली जा रही हैं, इसके लिए जो सेंट्रल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है वो जिम्मेदार है। आप लगातार प्रमोट कर रहे हैं वो प्राइवेट व्हीकल्स को। प्राइवेट व्हीकल्स से कैसे पोल्यूशन लोड कैसे कंट्रोल होगा?
एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बात है कि बायोमास बर्निंग के ऊपर खूब बात हो रही है। हाँ। लगातार बात हो रही है पिछले कुछ सालों से कि ये पराली बायोमास क्यों जलाया जा रहा है। इसमें भी अप्रोच बिल्कुल अवैज्ञानिक है। अच्छा। यदि दिल्ली में बायोमास जलाया जाता है, ओखला के प्लांट में, नरेला बवाना के प्लांट में, गाजीपुर के प्लांट में, तो आप साइंटिफिक अप्रोच अडॉप्ट करते हुए पहले यहां का बायोमास बर्निंग तो बंद कीजिए। और केंद्र सरकार ऐसी पॉलिसी प्रमोट कर रही है कि राज्य सरकारें ऐसी पॉलिसी प्रमोट कर रही हैं कि बायोमास जलाए जाएं और जला करके आप कचरा आधारित पावर प्लांट बना रहे हैं। वो उसका फ्लाई ऐश, बॉटम ऐश, उसका जो राख है वो चारों तरफ वातावरण में फैल रहा है। आप पूछिए ओखला के निवासियों से, नरेला बवाना के निवासियों से, गाजीपुर के इलाके के निवासियों से कि ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, कचरा आधारित थर्मल पावर प्लांट, ये बायोमास जलाना नहीं है तो क्या है? केंद्र सरकार क्यों, नीति आयोग क्यों 100 स्मार्ट सिटीज में ऐसे बायोमास जलाने वाले कारखानों को प्रमोट कर रही है? राज्य सरकारें भी इसमें कसूरवार हैं, क्यों वो इसमें सरेंडर कर रही है? बताइए नवीन बताइए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आपकी है, केंद्र सरकार की है समीर भाई। लबोलुआब अगर मैं इन सारी बातों का कहूं अच्छा है, तो कहीं ना कहीं ये बात साफ नजर आती है कि एयर पोल्यूशन जो बढ़ता चला जा रहा है वो आपके एजेंडे में ही नहीं है। क्लियर बात ये है। करेक्ट। आप ध्यान ही नहीं है सरकार का उस तरफ। क्योंकि अच्छा है, बड़ा अच्छा है ये कहना। अगर मेरे मान लेने से आपकी पोल्यूशन की समस्या अभी खत्म होती है तो मैं मान लूंगा, अगर मेरे मान लेने से भर से खत्म होती है तो। आप पोल्यूशन आपके मानने से नहीं, सरकार के मानने से होगा। मानिए तो पहले, तब तो समस्या का हल करेंगे। सरकार मान भी लेगी तो मेरी बात। समीर भाई क्या चाहते हो? जो काम आम आदमी पार्टी कर रही है वही काम आप करेंगे क्या? वो तो ब्लेम ही कर रही है ना, ब्लेम गेम। अरे आम आदमी पार्टी बनाएगी क्या? WHO के स्टैंडर्ड्स को क्यों नहीं फॉलो कर रही है हमारी सरकार? सेंट्रल व्हीकल पॉलिसी जो है वो क्या आम आदमी पार्टी की बनाएगी क्या सरकार? पेशेंस आपके, समीर भाई आपके पास तो पेशेंस है, तो आपने मुझे क्योंकि पेशेंसली सुनने के लिए बुलाया, मैं तो बोला नहीं बीच में। अरे नवीन साहब, उनके पास पेशेंस नहीं है वो अलग बात है। पेशेंस जो है मेरी बात सुनोगे तभी तो जवाब। अगर आप जवाब माहौल में, अरे भाई आप मुझे जवाब जनता का, अरे भाई पेशेंस ये जवाब देने के लिए आखिर दम घोट कौन रहा है? आपने कह दिया, उन्होंने कहा कि मेट्रो किराया बढ़ा दिया आपने मान लिया दिल्ली सरकार ने बढ़ाया, उसको आपने माना नहीं, जिसको हमने कागज भी दिखाया अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने, वो आपको नजर नहीं आया। मैंने कहा कि दिल्ली की बसें कम हो गई, वो इनको नजर नहीं आई बढ़ाने के लिए कि दिल्ली के बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना चाहिए, वो उन्होंने नहीं किया। 4500 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता से पॉल्यूशन का सेस लगा करके, पर्यावरण सेस लगा करके, एनवायरमेंट सेस लगा के उन्होंने वसूल लिया, उसको 1 रुपया खर्च नहीं किया। अरे मेरी बात का जवाब दो ना जो मैं कह रहा हूं। लैंडफिल के लिए अरे शांत रहिए आप। लैंडफिल जो है दिल्ली के खत्म करने के लिए नितिन गडकरी जी ने इनको कहा, अरविंद केजरीवाल को बुलाया अपने पास, कहा कि सारे के सारे बड़े अंबार जो कूड़े के हैं इसको खत्म किया जा सकता है, आप और हम मिलकर के इसको हटवा करके इसके ब्रिक बना करके सड़कों में लग जाएंगे। इन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। आखिर भी किसका लेना देना? दिल्ली की जनता किसके पास जाएगी? आप दिल्ली के अंदर अगर मान लीजिए कोई क्राइम होगा, अगर कोई क्राइम होगा तो आप पुलिस से इंक्वायरी कराएंगे ना, या डीडीए के अफसर से कराएंगे? आप मुझे बताइए गोपाल जी जल्दी से 30 सेकंड। कानून जो केंद्र सरकार ने कहा वो ये इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। 2000 चीजों को बताया, उन्होंने 10% किया। सुप्रीम कोर्ट ने 50 करोड़ रुपए एनजीटी ने इनके ऊपर जुर्माना लगाया। क्यों लगाया? इसीलिए लगाया एनजीटी ने क्योंकि इन्होंने उसका काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया था कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हम ये मेथड पूरा करेंगे, एक भी पूरा किया? एक बता देगा अरविंद केजरीवाल की सरकार ने क्या? हम कर रहे हैं। ठीक है नवीन, मैं तो कह रहा हूं सबकी गलतियां हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी समझिए, वो अपनी जिम्मेदारी समझें। हमने तो जिम्मेदारी संभाल के किया। आप लोग एक दूसरे पर जिम्मेदारी ना डालिए। टीमों ने केंद्र सरकार की एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालना छोड़ दीजिए। आप अपनी जिम्मेदारी समझिए, वो अपनी जिम्मेदारी समझे, तभी बात बनेगी। हमने कुंडली पलवल पेरिफेरल बना करके दिल्ली में आने वाले बातों के लिए आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार? अरविंद केजरीवाल कहेंगे सारी बातों के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार। हमने जो रोका वो ये रवैया बना लिया आप लोगों ने, दिल्ली में आने वाले रवैया बना लिया आप लोगों ने, और यही करके बच के निकल जाते हैं। वो जितने फ्लाईओवर बनाए हैं जो पेरिफेरल की बात कर रहे हो, अब चुप रहिए, सुनिए
नवीन आप चुप रहिए। 9 किलोमीटर बना है वो दिल्ली से, केवल वो सराय काले खान से गाजियाबाद कोने तक बना हुआ है। वैज्ञानिक है इस प्रकार की बात करना, ये बिल्कुल वैज्ञानिक है कि कचरे को हम रोड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, इससे तो आप ग्राउंड वाटर को भी चलाएं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ये किस प्रकार का प्रयास हो रहा है कि जब कचरा जलाने से बायो जो फ्लाई ऐश बन रहा है उससे आप ईंट बना रहे हैं और घरों में जा रहा है, वो पोल्यूशन को आप बिल्डिंग मटेरियल बना दे रहे हैं। ये उसका कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हुआ, कभी पर्यावरण प्रभाव का उसका कोई अध्ययन नहीं हुआ है। तो आप अभी जो सरकारें दिल्ली की भी और केंद्र की भी वो जो रास्ता अख्तियार किया हुआ है वो बिल्कुल ही अवैज्ञानिक रास्ता अख्तियार किया हुआ है। आप किसी भी वैज्ञानिक संस्थान से अध्ययन करा करके साबित कीजिए कि बायोमास जलाना सही है। क्यों वेस्ट टू एनर्जी प्रमोट किया जा रहा है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे रहा है प्रोजेक्ट। दुनिया में आप घूमे जाएंगे, अपनी बातों का जवाब नहीं देंगे, लैंडफिल साइट का जवाब नहीं देंगे, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का जवाब नहीं देंगे। लगातार मत बोलिए, जाएंगे दुनिया में, और भी लोग हैं बोलने के लिए, जवाब दीजिए ना बातों का। थोड़ा सा समझिए बात को। कुलदीप आप अपना जवाब दीजिए। समीर जी मुझे दिल्ली सरकार क्यों नहीं जिम्मेदारी निभा पा रही है? जो काम आप लोग आसानी से कर सकते हैं उसके लिए भी जिम्मेदार ठहराएंगे क्या केंद्र सरकार को? दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? हाँ समीर जी अभी नवीन जी ने सारे मुद्दों को बड़ी गंभीर बड़ी तरीके से बड़े जुमलेबाजी से घुमा दिया। मैं पूछना चाहता हूं जो इन्होंने बात करी है, मैं पूछना चाहता हूं जो मंजीत जी अभी यहां बैठे हुए किसानों के जो नेता बैठे हुए हैं, उन्होंने अभी जो बहुत महत्वपूर्ण बात अभी इससे पहले कही थी लेकिन उनकी बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि जो केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, ये डंडा चलाकर किसानों से पराली जलाने को रुकवाना चाहती है, लेकिन किसानों को जो सब्सिडी का सोल्यूशन है, जो उनको नए प्लेटफॉर्म देने का मशीनरी का सोल्यूशन है जिससे वो पराली ना जलाए, उसको यूज कर सके, उसका ही सोल्यूशन नहीं देना चाहते। पहली बात। दूसरी बात ये इन्होंने कहा कि मैं आपके केंद्र सर सुनिए, केंद्र सरकार अपनी सभी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने का काम कर रही है। केंद्र सरकार को कुलदीप आप भी तो वही कर रहे हैं ना, आप भी तो वही कर रहे हैं, आप भी तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना। आपको स्टेट्स में दूसरे स्टेट्स में जलती हुई पराली नजर आ रही है, लेकिन आपको अपने स्टेट की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो नजर नहीं आ रही। फैक्ट्रियां जो काला धुआं छोड़ रही हैं, मानकों का पालन नहीं कर रही, वो नजर नहीं आ रही। जो आप कर सकते हैं वो तो कीजिए। देखिए लगातार उन पे कार्रवाई जारी है, लेकिन जो लैंडफिल साइट की बात हुई, मेरे ख्याल से दोनों ही सरकारों के पास सारे साधन हैं। अगर किसी चीज की कमी है, पॉलिटिकल विल की कमी है, निस्तारण की जो व्यवस्था है, जो पॉलिटिक्स की व्यवस्था है। देखिए मुझे अगर अपनी बात रखने का मौका दीजिए आप समीर जी, मुझे अपनी बात रखने का मौका दीजिए। समीर जी की बातों को बड़ी गंभीरता से सुना है, मुझे अपने पक्ष रखने का मौका दीजिए आप। बोलिए। जो इन्होंने अभी नवीन जी 1 मिनट सुनिए, जो इन्होंने कहा अभी कि नितिन गडकरी जी ने कहा कि कूड़े का हम उसमें यूज कर लेंगे, मुख्यमंत्री को बुलाया, ये फर्जी बातें चैनल पे बैठ के कर रहे हैं। डीएमसी एक्ट 1957 इनको ये अधिकार देता है कि सारा जितना भी कूड़े का निस्तारण दिल्ली के अंदर है वो डीएमसी एक्ट के अंतर्गत आता है, इनको करना चाहिए लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। आज आपको पता ही नहीं डीएमसी एक्ट नहीं, अरे डीएमसी एक्ट में नहीं, वो दिल्ली गवर्नमेंट में बता रहा हूं। आप देखिए आपने ये कूड़े के दिल्ली के अंदर अंबार लगा दिए, ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के नाम पे दिल्ली की जनता को आपने धोखा दिया है। हम लेकर के आए थे कहीं से धोखा दिया, ये सब कूड़ा आप ही है कूड़ा, आपके बीजेपी के सांसदों ने मेट्रो किराया बढ़वाया, आप लोगों ने मेट्रो किराया बढ़ाया, दिल्ली की जनता जानती है बात। और अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे थे, झुंझुनू बता रहे थे, साइन करके क्यों है? अभी क्यों दिल्ली सरकार ने साइन किया? क्यों 3 बार क्यों दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव पास किया? मैं बताता हूं जो मोदी कर रहे थे, वो जो मोदी कर रहे थे, आप पूछिए ना मोदी क्या कर रहे हैं केंद्र में बैठ के, वो राज्यों की बातें क्यों नहीं करते हैं? वो राज्यों के बीच में आपको कुछ करते नहीं है। दिल्ली के लिए बनाया था, देश के लिए किसने बनाया था उनको? आप बताइए। आप दिल्ली उनको प्रधानमंत्री देश के लिए बनाया था, जापान देश को कौन देखेगा? इसका खामियाजा भुगत रही है दिल्ली की जनता। बहुत अफसोस के साथ बार बार ये बात कहनी पड़ रही है मुझे। आप लोग जब डिबेट ढंग से नहीं कर सकते, मुझे बोलने का डिबेट में सवालों का जवाब नहीं दे सकते, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालना आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ काम रह गया है। अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, दूसरों पर सवाल उठाइए, दूसरों पर उंगलियां उठाइए, बस नहीं चाहते हैं। अमन पवार साहब वो जिम्मेदारी जो ऐसे माहौल में इमरजेंसी लाइक सिचुएशन में नजर आनी चाहिए वो आ रही है क्या? ऐसे में क्या उम्मीद करें हम कि कुछ होगा?
दिल्ली के पोल्यूशन कम करने की बात है। वैसे भी अब चुनाव नजदीक है, तो फिर तो वोट बैंक की राजनीति के लिहाज से ही बयान दिए और दिलाए जा रहे हैं। समीर जी, मेरे ख्याल से अगर सब लोग साथ में बोलेंगे तो इस शो का जो महत्व है वो खत्म हो जाएगा। देखिए जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर ये जो तूतू में जो है समीर साहब, अगर ये खत्म हो जाए तो दिल्ली की जो पोल्यूशन की समस्या है वो एक बहुत बड़े मेरे ख्याल से लेवल तक जो है सॉल्व हो सकती है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 1998 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी तो केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। हमने उस समय भी तालमेल बना करके काम किया। 2002-2003 में दिल्ली में सीएनजी भी लागू करी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे। पर आज जैसी स्थिति कि जो आपस में एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, एक दूसरे के साथ काम ही नहीं करना देना चाहते, तो उसका जो खामियाजा भुगत रही है वो दिल्ली की जनता भुगत रही है। अगर अरविंद केजरीवाल और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों हाथ से हाथ मिला करके एक दूसरे के साथ तालमेल बना करके काम करें, तो जिस तरीके की स्थिति आज उत्पन्न होकर के आई है दिल्ली में, वो ऐसी स्थिति होने के कोई हमारे पास कारण नहीं है। पड़ोसी से बिगाड़ के रखते हैं राज्यों से। अरे सर, आप मारपीट की बात कर रहे हो, सीबीआई में छापा लग गया देश में, आप क्या बात कर रहे हो? 15 लाख भी नहीं आए किसी के, आप क्या बात कर रहे हो? सबसे बड़े मनजीत सिंह साहब मुझे पर बताइए, अब आप चाहते क्या है सरकार से? एक बात, ये नौबत दोबारा ना आए। अब वापस पराली जलाना, मैं कहता हूं कम परसेंटेज ही है। पराली की वजह से मान लीजिए 11-12% ही प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन वो नौबत ना आए दोबारा। आप सरकार से क्या चाहते हैं? किसान क्या चाहते हैं? कब होगा बंद ये और कैसे होगा? हम सरकार से चाहते हैं कि वो पराली की समस्या गंभीरता नाल हल करे, क्योंकि जो पहले ऐसे बयान आ रहे हैं सरकार के, चाहे वो केंद्र सरकार के है चाहे पंजाब सरकार के है, सिर्फ एक दूसरे पर कीचड़ साली कर रहे हैं। पराली का प्रबंध करने बारे कुछ भी विचार नहीं कर रही, क्योंकि जो सरकार ने अब तक ऐलान किया है कि हमने 2 मिलियन टन डॉलर जो अपना टन पराली सामन का प्रबंध कर लिया, पर पंजाब में तो 22 मिलियन टन जी पराली होती है, तो 20 टन पराली कहाँ जाएगी? सरकार ने तो सिर्फ 2 टन का प्रबंध किया है। ये नहीं कर रही क्योंकि असल दे विच सरकार नहीं चाहती है पराली का प्रबंध करना, ना किसानां दा फर्ज है, किसानां नूं समझाउण दा फर्ज बनदा इन्हां दा। ये सिर्फ अखबारां दे उत्ते बहसां करके टीवियां दे उत्ते एक दूजे दे किचड़ साली करके आपदा राजनीतिक वोट बैंक पक्का करना चाहुंदे है, क्योंकि इत्थे कल्ला पराली नाल प्रदूषण नहीं बिगड़िया। जिहे जिहा इत्थे खेती मॉडल लेके आए ਉਹਦੇ ਨਾਲ जिथे प्रदूषण अपना वातावरण बिगड़ेगा उत्थे पानी भी जहरीला हो गया पीने वाला। फैक्ट्रियां का धुआं लगातार जहर उगल रहा है। भोपाल दे विच किन्ने दहाके हो गए, कांड होया, उत्थे किन्ने लोकां दी मौत हुई। बिल्कुल, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार में जो पार्टी एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम हो रहा है, कुल मिलाकर यही हो रहा है। यही, और इससे क्या सीरियस होना कहा जाएगा क्या? गोपाल जी, लास्ट में अभी इस वक्त फौरन क्या कदम उठाने चाहिए केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को? बायोमास के ऊपर पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए। कि जो किसान हैं, अभी पिछले दिनों आईआईटी दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुआ, मध्य प्रदेश के किसान को बायोमास की जरूरत थी, उनको पराली की जरूरत थी, तो एक कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पा रहा। कोऑर्डिनेशन नहीं है। बहुत सारे राज्यों में पशुओं के चारे के लिए पराली की जरूरत है। एक जगह जलाया जा रहा है, दूसरी जगह उसकी डिमांड है, तीसरे जगह पर अब खुद जला रहे हैं, लेकिन दूसरों को कहा जा रहा है कि न जलाया जाए। तो ये जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, वैज्ञानिक तरीके से चीजों को सोचा देखा नहीं जा रहा है। ये जो राजनीतिक उठापटक है पिछले 2-3 सालों से चल रहा है, उसमें वैज्ञानिक समझ गौन हो गया है। और समस्या के मूल में यह भी एक बात है। बिल्कुल, इस बात को आप लोग समझिए, वैज्ञानिक समझ पीछे होती जा रही है, राजनीतिक छींटाकशी बढ़ती जा रही है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बढ़ता चला जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में बदल गया है। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आ रही है, और जनता हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रही है कि जब सत्ता में आ जाए कीजिए तो आपसी झगड़े भूल जाए कीजिए, फिर जनता के बारे में सोचा कीजिए। यही उम्मीद कर रहे हैं हम आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।